अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि एज अमेज़ॉन सेलर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और जो पाकिस्तानी किसी भी दूसरे मुल्क में मौजूद है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी मौजूद है, उनको सप्लायर्स के साथ, पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ बात हो रही है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें क्या प्रॉब्लम आई, मुझे क्या आई। मेरा तकरीबन 7-8 साल का पाकिस्तान और चाइनीज़ सप्लायर से एक्सपीरियंस है काम करने का। हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं, तो अमेज़ॉन के लिए उनसे हम माल मंगवाते रहे हैं। तो इस 7 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं एज अ होल हूँ तो तकरीबन 10% हमने चाइना से माल मंगवाया होगा, 90% पाकिस्तान से। बल्कि कई ऐसा साल भी गुजरे हैं, 2-3 साल हमने मंगाया 100% माल पाकिस्तान से था, क्योंकि पाकिस्तान को हम प्रेफर करते थे। पाकिस्तान में हमने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी, जहाँ मैं काम करता हूँ उन लोगों का अपना एक सेटअप लगा लिया होता फैक्ट्री। और आप यकीन जानेंगे, हमने तकरीबन 3 दफ़ा फैक्ट्री बंद की। किस वजह से? वर्कर की वजह से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वर्कर की मैंटेलिटी ठीक नहीं है, बहुत ही ख़राब किस्म की मैंटेलिटी है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको अपनी सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे पाकिस्तान में अगर आप सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको क्या काम बेसिकली करने चाहिए, ताकि आप जब एक्सपोर्ट करें माल तो कैसे आप वहाँ पे जो आपका बैठा हुआ इम्पोर्टर, उसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों और आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके। ये थोड़े टाइम के लिए जो सेलिंग है ना, थोड़े टाइम के लिए एक्सपोर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग करना, एक बस क्लाइंट को दिया, उसके बाद आपने सोचा एक बार बस भेज दिया है, उसके बाद मिट्टी पाओ, ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। ये सबसे घटिया अप्रोच है आपकी, अगर आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे एक्सपोर्टर हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, आप एक क्लाइंट ख़राब करेंगे, हो सकता है कल को आपको दोबारा से उससे मिलना पड़ेगा, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आपको अली बाबा पर अगर बेचें तो अली बाबा ही बैन कर दे, क्योंकि लोग अली बाबा को आपकी शिकायत करें। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एज आ एक्सपोर्टर अपने आप को तैयार रहें, किस तरीके से डील करना है अगले बंदे के साथ जो आगे आपका इंपोर्टर बैठा है, और कैसे उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो फैक्ट्रियों से जो माल बनवाते थे, तो फैक्ट्रियों में हमारा मसला ये था कि हमें स्पेक्स के हिसाब से ना चीज़ें नहीं बनती। प्रोडक्शन का जो स्टाफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्स के हिसाब से नहीं बनाता, हमेशा वेस्ट या इंसीम, क्योंकि हम ज़्यादातर जीन्स वगैरह के ऊपर काम करते थे, तो वेस्ट या इंसीम के इशू रहते थे। तो क्वालिटी चेक भी ऊपर रखा, लेकिन उसका भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। आप अगर अपना यूनिट भी लगा लेते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, किसी से भी मंगवाते हैं, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये एक सबसे बड़ी रीज़न है कि इनकंसिस्टेंट क्वालिटी। और जो दूसरे नंबर पे मसला आता है वो है कि आपका जो आपने डेडलाइन दी होती है मैन्युफैक्चरर को, वो उस डेडलाइन को पूरा नहीं करता, अचीव नहीं करता। और इसमें काफ़ी गेड़ियाँ आपको होती हैं। मसलन कभी आपको हफ्ते का डिले हो गया, 2 हफ्ते का डिले हो गया। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा सियालकोट में एक सप्लायर है, उसको मैंने अभी माल दिया हुआ है, तकरीबन 4 हफ्ते हो गए डिले मार दिया उस बंदे ने, ठीक है। वो डिले पे डिले करी जा रहा है। अभी मुहर्रम, अभी बड़ी ईद आ गई है, अब मुहर्रम की छुट्टियाँ आ गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़े मसले हैं, ईद की छुट्टियाँ होती हैं, ईद के बाद वर्कर ही नहीं आते। आपकी जो लेबर वर्कर है वो पहुँचती नहीं है, वो कहती है वो 2-3 और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। यानी हर बंदा मस्ती में लगा हुआ है, और आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपको हुकूमत या इमरान खान की तरफ से मसले आपके हल हो जाएं सारे एक्सपोर्ट के। आपने जब खुद ही काम पे नहीं निकलना तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जनरेट होगा, एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी लेबर है उस एक तो स्किल्ड इतनी नहीं है, दूसरे नंबर पे वो नखरे बड़े हैं उनके, वो आपको तंग करेगी। इसी तरह जो आपका जो फिर मैन्युफैक्चरर है उसकी मजबूरी होगी, उसको लाइट का मसला आ रहा है, ऑलरेडी एक मसले में इन्वॉल्व है वो कि लोड शेडिंग है। दूसरे नंबर पे उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वर्कर्स जो हैं नहीं आ रहे। तीसरे नंबर पे उनके बहाने बहुत ज़्यादा हैं, मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपके माल को डिले करता चला जाता है। तो अब उनको नहीं पता था, बाज़ का आपने सीजनल चीज़ें भी बेच रहे होते हैं, तो वो जो सीजनल चीज़ें होती हैं इस चक्कर में वो डिले हो जाती हैं, उनका प्रॉब्लम बनता है। लेकिन जो अगर यही चीज़ आप चाइना से बनवाएं तो वो आपकी अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, वो क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, उनकी क्वालिटी बुरी नहीं होती, और वो आपको टाइम पे माल भी देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह बहाने भी मारते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहाने के, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, इस तरीके से करके डिले टैक्टिक्स लगाए जाते हैं। और जो एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लमेटिक है कि सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते पाकिस्तान में, प्रोडक्शन वाला या ये लोग सारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनते हैं आपकी फैक्ट्रियों के अंदर। तो अगर वो अपने प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें, इवन बाज़ का रिटर्न में नहीं चीज़ें लेके आते, वो बस कोलैप्स नहीं रख क्या हो सकता है, आप उनसे कुछ डिस्कस कर लें तो मौत ही पड़ जाती है।
तो बहरहाल जब हमारी अपना यूनिट था, फैक्ट्री थी लाहौर के अंदर हमने बनाई हुई, तो उसमें ये मसला में आता था कि हमारी जो मैनेजमेंट उधर रखी हुई थी हम लोगों ने, और जो वर्कर्स थे, हम अपनी मैनेजमेंट को कहते थे यार प्रॉपर इसको एक्सेल फाइल में एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करो, वर्किंग प्रोसेस। सिर्फ यही चीज़ समझाने में हमारे 2-3 हफ्ते लगे, और ये पढ़े लिखे लड़के थे जिनसे हम ये काम करा रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम लोग अपने ग्रेजुएट्स तो बना रहे हैं इस काम के अंदर, लेकिन उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होती। तो लेकिन बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ होपफुली मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में जो प्रॉपर बड़े एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स हैं उनमें शायद ये मसला नहीं होता होगा, क्योंकि उनका प्रॉपर सिस्टम होता है। हम लोगों की क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी भी थोड़ी होती है, इस वजह से हम लोगों को इस तरह का मसला आ रहा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर जो इम्पोर्टर है, ठीक है, हर अमेज़ॉन सेलर जो है वो आपसे हज़ार पीस नहीं ले रहा होगा। हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपसे ले रहा होगा। तो अपने आप को तैयार रखना आपको चाहिए। अगर आप तो बड़े यूनिट हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपके सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तो बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तरफ से इतना इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम मिड साइज़ या स्मॉल लेवल के बिजनेसेस की, उनमें इस तरह के मसले आ रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम पाकिस्तान को, अगर हमें मसले भी आ रहे होते हैं, हम पाकिस्तान को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं चाइना के ऊपर। देखें, यूके के अंदर जब हम यहाँ से माल मंगवाते हैं तो यूके के अंदर एक GSP प्लस स्टेटस होता है, पाकिस्तान को जो मिला हुआ है, कुछ ममालिक को दिया हुआ है उसने, यूके ने और यूरोप ने। तो GSP स्टेटस के अंदर पाकिस्तान से जब आप माल मंगवाएं कोई ड्यूटी नहीं पड़ती। वैसे दूसरों को, जैसे चाइना को 5% पड़ती है, इसी तरह हर एक अपना एक सिस्टम है माल मंगवाने से, तो हम वो 5% ड्यूटी से बच जाते हैं जब पाकिस्तान से मंगवाते हैं। तो और अगली चीज़ होती है, हमें माल भी जल्दी मिलता है। अगर हम एयर से मंगवाएं 3-4 दिन में मिल जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू चाइना कम, वो चीपर होता है। चाइना में मसला ये होता है, अगर आप एयर से मंगवाएंगे तो वो माल काफ़ी महंगा आपको पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से आप प्रेफर करते हैं पाकिस्तान से माल मंगवाने को। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, पाकिस्तान में ज़्यादातर क्लोथिंग है या सर्जिकल, आजकल इतने लोग सर्जिकल बेचते नहीं हैं, क्लोथिंग ज़्यादा वहाँ पे है। लेकिन चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक्स हैं, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, सारी चीज़ें चाइना से मिलती हैं। तो पाकिस्तान से माल मंगवाएं तो आप लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जब आप पाकिस्तान से माल मंगवाने लगे, कि आप लिमिटेड हो जाएंगे सिर्फ क्लोथिंग के अंदर या कुछ ख़ास स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। कैंपिंग की चीज़ें वहाँ से मिलेंगी चाइना से, और जितने डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जो वो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको वहीं से मिलेंगे चाइना से। कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होता, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सप्लायर ने प्रॉब्लम किया, दूसरे सप्लायर की तरफ स्विच मार सकते हैं। अच्छा, मैं इधर एक सप्लायर्स को मशवरा भी दूंगा कि आप अली बाबा पे ज़रूर अपने आप को लेके आएँ। कई हमारे पाकिस्तानी सप्लायर अली बाबा पे होते थे, लेकिन अपने आप को गोल्ड सप्लायर नहीं बनाते। तो अपने आप को गोल्ड सप्लायर भी बनाने की कोशिश करें, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। मैं जब ढूंढ रहा होता हूँ तो मैं अली बाबा पे वेरीफाइड सप्लायर के साथ साथ देखता होता हूँ वो गोल्ड सप्लायर भी है कि नहीं है। तो कोशिश करें हो, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं गोल्ड सप्लायर। गोल्ड सप्लायर में ज़रा पैसे लेते हैं अली बाबा वाले ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो कम बिज़नेस बड़ा है। क्योंकि जब मैंने आज से तकरीबन 5-6 साल पहले देखा था, अली बाबा गोल्ड सप्लायर के लिए $5000 मांगते थे, इतनी फ़ीस थी। अब का मुझे पता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं अली बाबा एज अ गोल्ड सप्लायर बने के कितने मांग रहे हैं। लेकिन इसका फैक्ट ये आता है कि अगला बंदा ये समझता है कि कोई बड़ा बिज़नेस है। तो इसी वजह से अपने आप को कोशिश आपको करें कि अली बाबा की इन चीज़ों के छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे एक ट्रस्ट का फैक्टर आपके बिज़नेस में आता है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें ताकि जो बाहर बैठा हुआ है वो आपसे चीज़ें लेने में मुतमईन हो। तो अपनी अली बाबा पे जो आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं उस पर जो प्राइस रखी होती है वो ज़्यादातर हमारे लोगों ने 2 नंबर किस्म की रखी होती है। $4 लिख दिया, $2 लिख दिया। जब बंदा कॉन्टैक्ट करता है पता चलता है जी $10। तो ये भी बेवकूफ़ी है निरी। ये इस तरह के बच्चों वाले टैक्टिक्स ना पाकिस्तान में चलते हैं कि आप दो गलत प्राइस लगा के और लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि कस्टमर आपको कांटेक्ट करे, उसके बाद आपको कहें नहीं प्राइस तो इतनी है, ये तो हमने वैसे ही लिखी हुई है। तो इसको, ये जो छोटी हरकतें छोड़ दें जब अली बाबा पे आएँ प्रोफेशनल तरीके से। किसी बंदे के पास टाइम नहीं है कि आपको मुंह लगाता फिरे, ठीक है, हर एक बिज़ी है, वो चाहता है मैं उसी के पास जाऊं जिसके मुझे अच्छी प्राइस और क्वालिटी मिल रही हो। आपने एक बार प्राइस वो लिखें और आपका भी टाइम ज़ाया होता है। 100 बंदे आपसे इंक्वायरी करें और वो जो 100 के 100 करें वो ये सोच के करें कि आपकी $4 प्राइस है, लेकिन आपने जब उसको बताया ये तो $8 है। अब आप खुद सोचें वो बंदा डिसीजन लेगा, तो आपका भी टाइम था। फिर आप सोचेंगे अली बाबा पे ऑर्डर ही नहीं आते, और वही इसलिए नहीं आते क्योंकि कसूर तुम्हारा है। तो अपनी हरकतें ठीक करो, प्राइस वही लिखो और क्लोज प्राइस लगा लो। $4 $5 की चीज़ है, 4 की लगा लो ट्रैप करने के लिए। $1 का सिर्फ डिफरेंस रखो, इतना ज़्यादा तो ना रखो रिडिकुलस किस्म का कि बंदा अली बाबा के थ्रू कांटेक्ट करे और उसके बाद कहे यार की शैल टकर गई मैनू, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर आपको जब कांटेक्ट करता है, आपसे कुछ इंक्वायरी लेता है व्हाट्सएप के थ्रू, अपना व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर दें, आजकल वो ज़्यादा चलता है। तो उसको जब आप रिप्लाई करते हैं, वो आपकी अगर इंक्वायरी से खुश नहीं होता आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा, या आपसे आप उसके पीछे ना पड़ जाएँ हाथ धो के,
कि ओ भाई ये मेरी चीज़, ओ मेरी ले ले, तेरी मेहरबानी, ये मेरी चीज़ ले ले, ओ ले ले, तेरी माँ की ऐसी की तरह। ऐसा नहीं करना। एक बार कांटेक्ट कर लिया, वो बंदा आपकी प्राइस से खुश नहीं है, या हो सकता है उस बंदे ने बाद में देखा, उसको पता चला कि यार ये मेरे लिए वैल्यूबल नहीं है चीज़ इतने की, ठीक है। 100 मसले हो सकते हैं, उसने अपना डिसीजन छोड़ दिया। क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है, मैं कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ढूंढता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ, बंदे को, पाकिस्तान में सप्लायर को, उससे कहता हूँ मुझे सैंपल बना के दे। और इसी दौरान मैं देखता हूँ, जब उसकी प्राइस के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे वैल्यूएशन होती है कि यार ये तो वारा नहीं खाने वाला, जितनी देर में मैं पहुँचेगा, जितना इसकी वेट डायमेंशन होगी, मैं फंस जाऊँगा। तो मैं फिर उसको ड्रॉप कर देता हूँ आइडिया को। तो इस तरीके से काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे आपसे लेने का। उसके बाद जब उनको एनालाइज करते हैं थोड़ी सी फर्दर, आपसे एक्चुअल प्राइस के बाद जब आपसे वो लेते हैं, उसकी डायमेंशन जब आपसे लेते हैं, तो वो अपना आइडिया ड्रॉप कर दे देंगे कई लोग। तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, उसके पीछे ना पड़ जाए हाथ धो के, ठीक है। मेरे पीछे पड़े हुए हैं कई, व्हाट्सएप के ऊपर धड़ाधड़ हर हफ्ते में एक दफ़ा मैसेज आ रहा था, कोई लिख रहा था जी जुमा मुबारक। ओ भाई मुबारक हो आपको जुमा, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को मस्जिद जाके जुमा पढ़ लेता हूँ मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह किसी को शौक नहीं होता, ठीक है। इस तरह के एनी फजूल किस्म के आपको मैसेजेस करने का कोई प्रोफेशनल बने, व्हाट्सएप ग्रुप बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल बने। किसी को आप इस तरह फुदू नहीं बना सकते कि देखो मैंने इसको जुमा मुबारक लिखा, वो कहेगा कितना प्यारा इस्लामी, प्यारा प्यारा मीठा मीठा इस्लामी भाई है, तो मुझे बिजनेस देगा। ये सोच के ना इन कामों में पड़े, आपकी मेहरबानी। बिजनेस टॉक को बिजनेस टॉक रहने दें, सही है। इसका आपको भी फ़ायदा, उसको भी। प्रोफेशनलिज्म लेके आए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक हो गया। तो और मेरी नज़र में तो पाकिस्तान में एक अदारा होना चाहिए जो सिर्फ अली बाबा पे सेल करने के लिए आपको गाइड करे, या एज आ मैन्युफैक्चरर आपको गाइड करे लोगों को कि मैन्युफैक्चर बनना है तो बाहर लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यूके में, यूएसए में जब कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है, ज़्यादातर आपसे पाकिस्तानी कांटेक्ट करेंगे, तो आप पाकिस्तानियों को ये ना समझा करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपकी तरह के पाकिस्तान में माल लेने वाले लोग हैं। वो उनकी मैंटेलिटी बदल चुकी होती है, वो यूके यूएसए में रह के वो यहाँ के सिस्टम में ढल चुके होते हैं। अब उनको हर चीज़ जो होती है प्रॉम्प्ट चाहिए होती है, उनको रिजल्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होते हैं, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करके जो आप उसे टाइम ड्यूरेशन देंगे उसी में उसको बना के दें, कोशिश ये करें, ठीक है। आपका पास सिर्फ एक बिज़नेस है, लेकिन जो आपका इम्पोर्टर है उसके पास 100 बंदे हैं जिनसे वो माल बनवा सकता है। अपनी रिप्यूट अच्छी करें। अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक सप्लायर है ऐसा, जो जिसको सियालकोट का लड़का है वो, तो उसके साथ मैंने काफ़ी पहले के जुड़ा हूँ, मैं 3 साल से उसके साथ जुड़ा हूँ। हालांकि बाज़ का मुझे प्रॉब्लम होता है, वो टाइम पे नहीं करके देता, मसला होता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि मुझे एटलीस्ट प्रोडक्ट आती है, मैं बेचता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। जब भी प्रॉब्लम आता है मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, हम उसको रिजॉल्व करते हैं, क्वालिटी के इशू को, और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करते हैं। इसी वजह से मेरा उसके साथ ऐसा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया हुआ है कि जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले उसे कांटेक्ट करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये तू बना सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट आ गया। मेरा एक टाइम मेरा उसके साथ 3 साल गुजर गए। और मज़े की चीज़ ये है, मेरे उसके पैसे की टर्म्स मैंने उसके साथ पता क्या रखी हुई हैं। मैं जैसे उसको ऑर्डर भेजता हूँ ना, उसको अगले 3-4 दिन में सारे पैसे भेज देता हूँ, और वो मुझे मैन्युफैक्चर बाद में करके तकरीबन महीना 1.5 महीना बना के भेजता है, लेकिन उसको पैसे मैं शुरू में सारे दे देता हूँ। हालांकि फ्रॉम कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरा जो सप्लायर है उसके जहन में मैं उसको आजमाता हूँ, मैं उसको जज करता हूँ। इस तरीके से मैं देखता हूँ इसकी औकात क्या है, ठीक है। इसके सामने अगर मैं एकदम इतने ज़्यादा पैसे दे दूँगा तो क्या ये किस तरीके से मेरे चीज़ को डील करेगा, क्या ये मेरे ऑर्डर को अच्छे तरीके से डील करेगा, क्या ये ईमानदारी दिखाएगा। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे 5-6 लाख अगर वो एक दफ़ा मुझे धोखा दे देता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 5-6 लाख मैं कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में मैं उसको छोटे ऑर्डर देता हूँ, 1-1.5 लाख के ऑर्डर देता हूँ, चेक करने के लिए, जज करता हूँ। 4-5-6 ऑर्डर ऐसे मैं देता हूँ उसको। लेकिन जब मैं उसको जान जाऊँ कि वो बंदा ठीक है मेरे साथ अच्छे, फिर मैं उसको बड़े ऑर्डर देना शुरू करता हूँ, सही है। लेकिन मैं पैसे उसको पहले दे देता हूँ ताकि उसके दिल में कोई रंज तकलीफ़ ना रहे कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका ख्याल रखता हूँ, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मेरा ख्याल रखे, ठीक है। ये हमेशा 2 वे पैसेज है। तो इसी तरह अगर आपका किसी सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है, किसी इम्पोर्टर के साथ जिसको आप माल भेज रहे हैं पाकिस्तान से, और वो आपके साथ अच्छा है, तो कोशिश करें उसको अच्छा क्वालिटी वाला माल दें, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। इस बंदे के साथ मैं 3 साल से हूँ और मैंने तकरीबन हर महीने मेरा इसका ऑर्डर जाता है। तो इमेजिन कर सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है किसी सप्लायर से और इम्पोर्टर की रिलेशनशिप अगर आप अच्छी मेंटेन करें। बस मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, स्पेशली वो लोग जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, काइंडली इन चीज़ों का ख्याल करें।
रिस्पेक्ट करें, इंपोर्टर के साथ अच्छे तरीके से रहें, उसके साथ अच्छी टर्म्स डिस्कस करें, जो बात उससे करें। अगर आपका माल 1 महीने में डिलीवर करेंगे तो 1 महीना 10 दिन मांग लें उससे, लेकिन 1 महीना 10 दिन से ऊपर जाने की ना करें। अपनी कमिटमेंट जो है वो रियलिस्टिक करें, ठीक है, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और उसको भी फ़ायदा हो। वो तभी बार बार आपके साथ आएगा, वो सोचेगा कि यार इसको मैं जो टाइम डेडलाइन देता हूँ ये उस डेडलाइन को पूरा करता है। तो आपको और क्या चाहिए कि आपको एक लॉन्ग टर्म इंपोर्टर मिल जाए। इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से माल बनवाना चाह रहे हैं, तो मैं भी उनको ये कहूँगा कि जब अली बाबा से आप ढूंढो, बड़े ध्यान से ढूंढना और स्टार्टिंग में बड़ा ऑर्डर ना डालना किसी को भी, छोटा ऑर्डर देकर उसको टेस्ट करना, कोशिश करना। अगर एक सैंपल मंगवा सकते हो तो एक सैंपल मंगवा लेना। इसके अलावा छोटे ऑर्डर जब आपको मिलता है, आप उसकी क्वालिटी से खुश हैं, कोई प्लस माइनस करने हैं तो उसके साथ डिस्कस करके प्लस माइनस करके उसके बाद जाके 3-4 ऑर्डर्स के बाद एक बड़ा ऑर्डर डालना उसके शुरू में ना डाल देना। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना, सप्लायर्स, एक्सपोर्टर्स, उनके साथ आपको सेट होने में टाइम लगता है, उनकी क्वालिटी इनकन्सिस्टेंट होती है मोस्ट ऑफ द। अगर आप बड़ी कंपनी से नहीं काम करें तो ज़्यादातर आप लोग, मुझे पता है, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज बिजनेस से ही डील करेंगे। तो जहन में रखें क्वालिटी इनकन्सिस्टेंस होने के चांसेस हैं। तो इन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए ट्रेडिंग करें पाकिस्तान के साथ। इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल आते हैं, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान से बिजनेस के बारे में या वर्चुअल असिस्टेंट, इंशाल्लाह वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर भी मैं बात करूंगा। मैंने कुछ लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप क्या वर्चुअल असिस्टेंट के क्या आपके अंदर होनी चाहिए चीज़ें कि आप एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियोज़ में सारा हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।